वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस, विक्रम विजय नरेंद्र सर। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था अपना यूनिट 9 से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे वो थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन को डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने पढ़ लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस कौन कौन से होते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये हमारा जो टोटल अब तक हमने कर लिया था उसका एक आउटव्यू है। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। आइए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है बेसिकली, इसके बारे में हम डिस्कस करें। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में दो वर्ड इंक्लूडेड है, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा प्लानिंग। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा प्लानिंग। फाइनेंशियल का मतलब तो आपको पता ही है, दैट इज द फंड्स, राइट। और प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टाइप ऑफ फंड्स यू आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मच फंड्स यू आर रिक्वायर्ड। इट बेसिकली डिफाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स and that fund will be procured from which specific sources and where we are going to be utilized it, कहां पर हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो इन सिंपल टर्म में कहूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। बेसिकली इट इज ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है आपका, मुझे बता दीजिएगा जरा। जो कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें, फाइनेंस की किसके बारे में बात करें, रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो स्पेसिफिक सोर्स होंगे हमारे, उन सोर्सेज के बारे में बात करें, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये जनरली फ्यूचर के लिए की जाती है, ताकि जो आज प्रेजेंट में आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उनको फ्यूचर में आप किस तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में आपको उनके अलावा और भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। सो इट रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर्स ऑपरेशंस। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किसके लिए बनता है, बेसिकली ये फ्यूचर्स ऑपरेशंस के लिए। और प्लानिंग बेसिकली किसके लिए होती है, हमारी फ्यूचरिस्टिक वे में होती है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। और फ्यूचर में जिन चीजों की जिस भी प्रकार के कैश की या सोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है उनके बारे में ये बात करता है। अगर हम इसके मीनिंग के बारे में एक बार देखें तो टू प्रीडिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इट इज कॉल्ड प्लानिंग, एंड ए फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू फॉर्मुलेट प्लान रिगार्डिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो बेसिकली करता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखना होता है, उसके प्रोक्योरमेंट के बारे में देखना होता है, और उसके यूटिलाइजेशन के बारे में देखना होता है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर रेफर्स टू प्रीडिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड इजीली। तो यहाँ पर अगर अब बात की जाएगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने का पर्पज क्या होता है, उन सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम इस तरीके से प्री डिटरमाइंड करते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इजीली क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। और फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी जो ना डिसाइड करती है या ये भी इंप्लाइड करती है कि जो फाइनेंशियल नीड्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए सुटेबल सोर्स कौन कौन सा है, या उसके लिए जो पार्टिकुलरली सुटेबल सोर्स के साथ साथ उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी ये डिसीजन लेके चलता है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आप जरूर ध्यान देंगे, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक, और एक हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। हालांकि फाइनेंशियल प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसलिए मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि दोनों ही कंडीशन में आप रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स को देखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एक ब्रॉडर सेंस है जिसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के साथ साथ जो अवेलेबल फंड है उसको भी आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्ली मैनेज करने के बारे में सोचते हैं। तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन पर फोकस करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर में किस प्रकार का फंड आपको रिक्वायर्ड है और स्पेसिफिक सोर्सेज उसके लिए क्या होंगे उनके बारे में ये डिसाइड करके चलता है। होप सो आपको क्लियर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के तौर पे आप यही रखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स
और मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स को बेसिकली जो ना इम्प्रूव करता है, उसके बारे में ये डिसीजन लेता है। जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बेसिकली क्या करता है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द फ्यूचर। इसकी प्रोसेस के बारे में जो बात की जाए तो प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारे पास वो क्या है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सबसे पहले हम इस बात का डिटर्मिनेशन करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट हमारा प्रोसेस में है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो यदि हम तीनों पॉइंट को एक साथ मिला लें, तीनों पॉइंट को एक साथ जोड़ लें, तो इट विल बिकम्स द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और तीनों पॉइंट को मिलाने पर हम फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इट परटेन्स टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो इन तीनों को मिलाकर हम इसको एज ए डेफिनेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पार्टिकुलरली मीनिंग या डेफिनेशन का पॉइंट आ जाता है तो यू कैन से इजीली फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर determining the financial objective regarding to short term or long term investments, as well as we are focusing on the financial policies and the procedure, financial procedure for determination of finance, right? तो ये तीन बेसिकली इसके क्या है, जो है ना प्रोसेस के पार्ट हैं जो इसको डिफाइन करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इनके बारे में थोड़ा जो है ना एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये दो प्रकार के जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारे पास होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेज है दैट इज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, राइट। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए आपको ध्यान करना होता है दो बातों पर। एक तो एडवोकेट लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, दूसरा जो प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवोकेट फाइनेंस है डिफरेंट सोर्सेज से, वो किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट मींस कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है बेसिकली दैट इंक्लूड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवोकेट फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं कहीं पर, तो उससे प्रॉपर्ली आपको क्या मिल सके, रिटर्न्स मिल सके प्रॉपर्ली, जो ना एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को हम वहां पर क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में तो ये सेकंड स्टेज है हमारी, इसको आप सेकंड स्टेज के नाम से बुलाएंगे, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेज, राइट, एंड दिस वन इज योर थर्ड स्टेज। दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस वे, इन द स्टेप बाय स्टेप। तो ये सेकंड स्टेज है। इन द सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज को हम बेसिकली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सो दैट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव्ड इजीली, एंड इट इंक्लूड्स कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसीज में बेसिकली हम किस प्रकार की पॉलिसीज को इंक्लूड करके चलते हैं, कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज या कैपिटल स्ट्रक्चर या क्रेडिट पॉलिसीज या कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज या डिविडेंड पॉलिसीज या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज। यानी ये डिफरेंट पॉलिसीज को हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। कौन कौन सी पॉलिसीज को हम शामिल करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी या फिर आपकी क्रेडिट पॉलिसी या फिर आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी या फिर आपकी फिक्स्ड एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी। ये डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं जिनको आपको यहाँ पर क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, बनाना होता है, उनके बारे में आपको सोचना होता है। So these are the different types of policies which we have to be determined under the financial planning. And third one stage is your determination of financial procedures. इसके अंदर हम करते क्या है, सबसे पहले तो बता दें, it is the third stage of the financial planning. Financial procedures are determined, जिसमें कि हम financial procedures को क्या करते हैं, determine करते हैं।
सॉरी, प्रोसीजर्स आर मोर क्लियर देन पॉलिसीज। ध्यान रखिएगा कि प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बहुत अत्यधिक क्लियर होने चाहिए इन कंपैरेटिव टू अवर फाइनेंशियल पॉलिसीज। इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज लेड डाउन इन व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म्ड। बेसिकली प्रोसीजर एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन होता है, एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन होता है या प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं, जिसमें भी कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग तो वो स्टेप बाय स्टेप हो, वो कैसा हो, स्टेप बाय स्टेप हो, यानी कि पार्टिकुलरली स्टेप्स में वो कंप्लीट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि आप डिसीजन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टू इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर ऑफ कंपनी इज ए पॉलिसी बट द डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू प्रोक्योर इक्विटी कैपिटल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं तो इसका क्या मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूं बेसिकली कि भाई फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में बेसिकली हम करते क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस है और नए बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में आप इक्विटीज कैपिटल के बारे में सोच रहे हैं लगाने के लिए, तो इक्विटी कैपिटल को लगाना, उसके बारे में सोचना, दैट इज ए फाइनेंशियल पॉलिसी। लेकिन उस पैसे को आप किस तरीके से लाएंगे, उसके लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। आई होप सो दोनों तीनों जो स्टेप हैं, तीनों जो स्टेजेस हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पहले भी बात की कि बेसिकली दो जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें शामिल करके चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और दूसरा प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। होता क्या है अगर इसके बारे में सोचें समझें तो देखिएगा, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या होता है, दिस इंक्लूड्स ए प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड्स required for different purposes such as for the purchase of long term assets to meet to day activities। अगर हमें मान लीजिए कोई फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, फिक्स एसेट्स परचेज करनी है तो उसके लिए पैसा जो है एट द स्पॉट जब हमें जरूरत है, टाइम जो जरूरत है उस वक्त हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। या जो डे टू डे एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, उनके लिए पैसा टाइमली आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा देयर इज अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट व्हिच these funds are to be made available and what will be its possible sources। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पैसा, इनके लिए जो पैसा हमें चाहिए वो टाइमली अवेलेबल हो जाए, और प्लस जो उनके लिए सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज, ऑप्टिमम सोर्सेज जिनसे ये पैसा आपको अरेंज करना है, उनके बारे में भी हम यहाँ पर बेसिकली डिसीजन लेकर चलते हैं। ये भी हमारा एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाता है। दूसरा है टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। जब आप बात करते हैं प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस की, तो इसका मतलब है कि भाई जो पैसा आप लोग लगाना चाहते हैं आइदर फ्रॉम द डेट्स, आइदर फ्रॉम द डेट्स, आइदर फ्रॉम द इक्विटी, आइदर फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर, राइट, आइदर फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। तो ये जो पैसा आप लगाना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा भी, तो उसके उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस शुड बी लाइक दिस कि मैक्सिमम आपको क्या मिल सके, रिटर्न मिल सके, राइट, मैक्सिमम आपको क्या हो सके, रिटर्न हो सके, मैक्सिमम बेनिफिट आपको वहां से मिल सके, कम से कम लागत आपको उनके लिए क्या करनी पड़े, पेड करनी पड़े, कम से कम पैसा आप उसके लिए क्या करें, पेड करें, राइट। दैट इज कॉल्ड इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इट ऑलवेज इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ कैश शुड नाइदर बी इन एक्सेस और नॉर टू बी शॉर्ट, राइट। कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो ना तो ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। जो आपके पास कैश है ना तो वो इन एक्सेस होना चाहिए, इन एक्सेस में होना चाहिए, और साथ ही साथ ना ही वो आपके पास शॉर्टेज में होना चाहिए, और इन शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आप इसमें बेसिकली प्रॉपर बैलेंस के तौर पर भी ध्यान रखेंगे। ये भी हमारे पॉइंट को क्लियर करेंगे कि कैश की एबिलिटी ना तो ज्यादा हो ना कम हो। बैलेंस ऑफ कैश इन बोथ द सिचुएशन इज हार्मफुल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने है कि ज्यादा कैश हमारे पास अवेलेबल है तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, और कम कैश हमारे पास है तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। यदि छोटा सा एग्जांपल मैं इसके बारे में लेना चाहूँ, समझाना चाहूँ तो देखिएगा, सपोज करिएगा कि आपके पास जो है, आपको जो बैलेंस ऑफ कैश है उसकी रिक्वायरमेंट है, और दैट रिक्वायरमेंट इज नियरली 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए की आपको सपोज जरूरत है, 5 लाख रुपए की आपको क्या है, जरूरत है बैलेंस ऑफ कैश की। और एक्चुअल कैश बैलेंस जो है ना आपके पास वो कितना है,
जो अवेलेबल बैलेंस है वो कितना है 10 लाख। तो यदि आपको 5 लाख की जरूरत है और 10 लाख रुपए आपके पास अवेलेबल है, तो 5 लाख रुपए जो आपके पास एक्स्ट्रा में है दैट विल बेकार, मतलब वो बेकार पड़े रहेंगे, रिमेन आइडल, वो बेकार पड़े रहेंगे और उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं होने वाला। इसके ऊपर में बेसिकली एक इंटरेस्ट का लॉस ही होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि आपको जरूरत तो 5 लाख रुपए की है लेकिन आपके पास है केवल 3 लाख रुपए, तो वो भी हमारी रेपुटेशन को क्या करता है, डाउन करता है, क्योंकि एट द रिक्वायरमेंट अगर आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है तो दैट विल अफेक्ट आवर फाइनेंशियल पोजिशन नेगेटिवली। मे बी इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इन शॉर्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, इज टू मेक फाइनेंशियल अवेलेबल इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड मेक इट अवेलेबल वेल इन टाइम। यानी कि दो बातें कि जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके अंतर्गत ये जो दो ऑब्जेक्टिव है कि पैसा टाइमली अवेलेबल हो जाए और साथ ही साथ वो प्रॉपरली बैलेंस्ड भी हो एज पर द रिक्वायरमेंट। जितना पैसा है रिक्वायर्ड है उतना ही हमारे पास होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बन जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो पहला पॉइंट हमारा है इट हेल्प्स इन फेसिंग द इवेंचुअलिटीज। देखिए इवेंचुअलिटीज की यदि मैं बात करूं आपसे तो इवेंचुअलिटीज होती क्या बेसिकली, इवेंचुअलिटीज का मतलब होता है कि फ्यूचर में आने वाली बाधाएं, यानी अनसर्टेनिटीज एक प्रकार से। फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो दैट इज टू बी नोन एज इवेंचुअलिटीज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यदि आपने बहुत अच्छे से की है या फाइनेंशियल प्लानिंग आप अच्छे से करते हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट फाइनेंशियल प्लानिंग ये हेल्प करती है आपको जो फ्यूचर में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं या जो एक प्रकार से बैरियर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए, उनको इजिली आप क्या कर सकें, मीट कर सकें, उनको इजिली आप हैंडल कर सकें। सो बाय डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग वी कैन remove the eventual situation in the future in a better way. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। जो बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज होते हैं, बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज का मतलब है अप्स एंड डाउन्स। बिजनेस के अंदर रेगुलरली आपको पता ही है, जैसे कोरोना टाइम की अगर मैं बात करूं तो इनकी वजह से बिजनेस का जो तकरीबन बिजनेस है वो ठप हो चुके थे, है ना। तकरीबन मजदूरों का काम जो है बंद हो गया था, बिजनेसमैन जो है खाली बैठे थे, टीचर्स जो है वो खाली बैठे थे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जो पार्टिकुलरली बिजनेस होता है, यदि किसी प्रकार की कोई फ्यूचर इवेंचुअलिटी, जिस प्रकार की समस्या जब हमारे सामने निकल कर आती है, तो उस कंडीशन में ये अप्स एंड डाउन होते हैं उनको इजिली हम अवॉइड कर सकें। इस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी जो है मदद करती है। अब उसके लिए हम कर क्या सकते हैं, प्रॉपर प्रोविजंस बना सकते हैं रिगार्डिंग टू द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ द फंड्स इज मेड बाय द एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा या फ्यूचर में आप जो पेमेंट करेंगे तो उनके लिए जो फंड है, उनकी जो शॉर्टेज है या उनकी एक्सेस है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। और वो प्रॉपर प्लानिंग हमारी मदद करेगी इस प्रकार के शॉक्स एंड सरप्राइजेस को रिमूव करने में, राइट। थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन आपको पता ही है दैट इज अ पार्टिकुलरली इनटेंजिबल फोर्स जो कि क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को आपस में बांध के रखता है। तो वहीं पर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है दैट वर्क्स एज ए इनटेंजिबल फोर्स। फाइनेंशियल प्लानिंग एक इनटेंजिबल फोर्स की तरह काम करती है। वो कोशिश करती है और ट्राई करती है कि जितने भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सेल्स हो, चाहे परचेज हो, चाहे प्रोडक्शन हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की भावना बनाए रखे। यानी जिसको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग जो है उसको डिटरमाइन कर सके, उसको कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। देखिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन वेस्टेज ऑफ फाइनेंस ऑल्सो। अगर मान लीजिए आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग आपने नहीं की, इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो वेस्टेज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वहां पर हो सकते हैं कि हमें ये नहीं पता होगा कि कितना पैसा किस पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे आपको खर्च करना है, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा लगाना है, शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाना है। तो इस प्रकार से जो भी सिचुएशंस हमारे सामने क्रिएट होती हैं तो वो एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स हो जाती है हमारे सामने और हमारा पैसा अननेसेसरी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इससे दो प्रकार की सिचुएशंस हमारे सामने आ सकते हैं, या तो हम ओवर कैपिटलाइज हो जाते हैं या फिर हम अंडर कैपिटलाइज हो जाते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन से बचने के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी काफी मदद करती है। तो ऐसा वेस्टेज हम केवल और केवल फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही रोक सकते हैं या उसको अवॉइड किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास हेल्पफुल इन लिंकिंग ऑफ प्रेजेंट विद द फ्यूचर। देखिए प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ने का भी काम करता है। जब प्लानिंग वर्ड हमारा काम इसमें इंक्लूड हो जाता है तो इसका सीधा मतलब होता है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसका सीधा मतलब क्या है कि भाई आज आपके पास रिसोर्सेज में क्या अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेज किस चीज के हैं, उन रिसोर्सेज को आप फ्यूचर में किस तरीके से यूज करेंगे, और फ्यूचर में भी आपको रिक्वायरमेंट है और ज्यादा रिसोर्सेज की तो उनका अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे। ये इस सब को डिटरमाइन करने में फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। तो हम इसमें सिंपल यही कहेंगे कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है दैट मेक्स द एफर्ट्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर एंड दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है उनके रिस्क को कम करने के लिए भी ये हमारी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। जो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं उनके बीच में एक ये लिंकेज का काम करता है। यू कैन से दैट इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग दैट वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड्स विल बी मेड अवेलेबल। राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तो हम यही बात रखते हैं कि पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, और फाइनेंसिंग डिसीजन में हम इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि पैसा कहाँ से अरेंज होगा। तो ये जो है बेसिकली इन दोनों के बीच में एक लिंकेज का काम करता है। अंडर इट द मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड दैट कैपिटल इज मेड इन सच अ मैनर दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू मिनिमम। और ये इन दोनों के बीच में इस तरीके का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं जिससे हमारी लागत जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रह जाए, मिनिमम रह जाए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी मिनिमम हो, कितनी हो, मिनिमम हो। इस बारे में भी ये बेसिकली फोकस करके चलता है। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उन सब को हम उन सब के ऊपर हमारा एक जो ना कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए। और उस कंप्लीट कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए जरूरी क्या है, डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो वो आपकी हेल्प करता है फॉर मेकिंग द कंट्रोल ओवर ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो जरूरी है कि जब भी आप पार्टिकुलरली कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स फिक्स करें जो कि आपको परफॉर्म करने हैं, और जितनी भी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस आई है उसको उस स्टैंडर्ड के साथ आपको मैच भी करना है। बेसिकली हियर वर्ड इज इंक्लूडिंग कंट्रोल दैट विल जस्ट लाइक कि भाई एक्चुअल में जो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, स्टैंडर्ड जो आपने फंड फिक्स कर रखे थे, क्या उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। यदि डेविएशंस मिलते हैं तो उन डेविएशंस को हम दूर करते हैं वाया मेकिंग द गुड फाइनेंशियल प्लानिंग और मेकिंग द चेंजेस इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल कंट्रोल करने में भी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करने में भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी मदद करता है। यहाँ पर एक छोटा सा बात जो है ना वो हम जो है ना डिस्कस करेंगे। कई बार जो है ना क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि भाई जो फंड है बेसिकली जो हम यूज करते हैं पैसा, उसमें दो प्रकार का फंड हम यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक तो डेट्स कंपोनेंट और एक इक्विटी कंपोनेंट। तो क्या जैसे हम इक्विटी को बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो क्या हम डेट्स को भी हम डेट्स कैपिटल के नाम से बोल सकते हैं? अगर मैं बात करूं इन ए ब्रॉडर सेंस तो डेफिनेटली डेट इज आल्सो नोन एज डेट कैपिटल, क्योंकि ये भी हमने एक प्रकार से बाहर से लिया गया पैसा होता है जो कि बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है आइए समझते हैं। Relative proportion of different sources of long-term finance is called capital structure. Basically, capital structure में हम किसको इंक्लूड करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को। एक टर्म होती है इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्या होता है वो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर आप बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, यहां बता देता हूं इस बात को। अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस के साथ साथ, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के साथ साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंस को भी इंक्लूड करके चलते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस को भी क्या करके चलते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। देन इट विल बिकम द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और उसी में से एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन देखते हैं किसका, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस का।
और उस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज में हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है हमारे पास वो कौन कौन से होते हैं, अवेलेबल सोर्सेज होते कौन कौन से हैं, जैसे इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, बोरोड फंड होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं और करंट लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन इनमें से यदि हम करंट लायबिलिटीज को छोड़ दें तो ये जो बाकी फंड्स हमारे बचते हैं, जो बाकी सोर्सेज बचते हैं, दैट विल क्रिएट द कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आप इन सभी को इंक्लूड कर लें, इन सभी को इंक्लूड कर लें तो दैट विल क्रिएट योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को क्रिएट करके चलेगा। आइए बात करते हैं अब अपने जो है ना एक प्रॉपर कि भाई जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है या कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं फिर बता दूं दोनों में। प्लस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हम शॉर्ट टर्म फंड्स भी ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी ले लेते हैं, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करके चलते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम जो सोर्स ऑफ कैपिटल है उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए यानी सोर्स ऑफ कैपिटल, अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आप बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, बोरोड कैपिटल की, रिटेन्ड अर्निंग्स की, करंट लायबिलिटीज की, तो ये सारे के सारे सोर्स ऑफ फंड है। लेकिन इनमें से मान लेते हैं ये 4.5 लाख रुपए हैं, ये 225 हैं, ये 1,12,500 है, ये 1,12,500 है, ये 1 लाख रुपए हैं। टोटल फंड हमारे पास 10 लाख रुपए का है, राइट, 10 लाख रुपए का है। तो उसमें से हमने जो 45% कैपिटल है, टोटल कैपिटल का 45% वो हमने किससे ले रखा है, इक्विटी से, और 22.5% करीब करीब प्रेफरेंस शेयर से, और 11.25% जो है वो बोरोड फंड से, और 11.25% जो है वो रिटेन्ड अर्निंग से, और 10% जो है वो हमने करंट लायबिलिटी से ले रखा है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैपिटल सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म फंड लेते हैं, तो एक्चुअली हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, अब क्योंकि 10% तो इसमें क्या है, करंट लायबिलिटीज है, जिसको हम इंक्लूड नहीं करके चलेंगे इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस 10% को हम अलग अलग सोर्सेज में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 45 से हम इसको 50 ले लें, 22.5 से हम इसको 25 ले लें, 11.25 से इसको 12.5 ले लें, इसको 12.5 ले लें, और इसके ऊपर हम क्रॉस कर देंगे कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो 100% सोर्स ऑफ फंड और द कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर में। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा इक्विटी एंड डेट कैपिटल, कॉस्ट वर्सेस रिस्क। अब जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली हम इक्विटी का यूटिलाइजेशन करते हैं और डेट कैपिटल का यूटिलाइजेशन करते हैं, नो डाउट दोनों को हम यूज करते हैं। हम दोनों में दो चीजें देखने की जरूरत है, एक तो कॉस्ट को और दूसरा रिस्क को। अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से, किसके व्यू पॉइंट से, इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से, तो जो डेट कैपिटल होती है, जो डेट कैपिटल होती है उसमें रिटर्न्स क्या होती हैं, लो होती हैं, लेकिन रिस्क भी लो होता है। और जो इक्विटी कैपिटल होती है उसमें हाई रिटर्न्स होती हैं और रिस्क भी हाई होता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। लेकिन अगर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी बात करें तो जो डेट कैपिटल होती है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम होती है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। रिस्क का मतलब है कि भाई अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं हुए तो भी आपको ये पेड करने ही पड़ेंगे। और इक्विटी कैपिटल के बारे में यदि बात करें तो रिटर्न्स जो है यहाँ पर हाई होती हैं, लेकिन रिस्क बिल्कुल लो होता है, राइट। होप सो आपको ये क्लियर है। और यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन रखा जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है कि इक्विटी और डेट कैपिटल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी एक्सप्लेन करिए कि इन दोनों के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज की। देखिए लीवरेज का मतलब तो होता है एक प्रकार से कि उसमें अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल कितनी है। तो इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज लाइक डेट एंड प्रेफरेंस कैपिटल in the capital structure along with equity share capital, that is to be known as financial leverage. Sometimes this concept is to be known as trade on equity concept, trade on equity concept। हम इसको ट्रेड ऑन इक्विटी के नाम से भी पढ़ेंगे या फिर EBIT EPS एनालिसिस के नाम से भी इस कंसेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, EBIT EPS एनालिसिस के नाम से भी इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे।
क्योंकि उसमें हम बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में ही बात करते हैं, जब ये दोनों कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी या ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। होता यही है कि जो फिक्स कॉस्ट बेरिंग कैपिटल है, जिस चाहे उसमें डेट्स का यूटिलाइजेशन किया जाए, चाहे उसमें आपका प्रेफरेंस कैपिटल का यूटिलाइजेशन किया जाए, उनके यूटिलाइजेशन किसके साथ, इक्विटी के साथ इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे हमारे जो है ना ईपीएस को अफेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है इसमें, फाइनेंशियल रिस्क। जब फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। सो द रिस्क क्रिएटेड बाय द इनएबिलिटी टू पे द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, that is interest and preference dividend, that is to be known as financial risk। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, when the financial leverage increases then the financial risk also increases। और जब फाइनेंशियल लीवरेज कम होती है तो फाइनेंशियल रिस्क भी कम होता है। फाइनेंशियल रिस्क का सिंपल मतलब यही है कि जो आप उधार का पैसा यूज करते हैं या जिसके ऊपर आपको फिक्स रेट से डिविडेंड पेड करना है, तो वो हमें पेड करना ही पड़ेगा, चाहे आपके प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो। इनको आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रखा है और एम्प्लॉइज को आपने अपॉइंट कर रखा है और प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं है कि आप एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं देंगे, दैट यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको पेड करना ही पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के व्यू पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सबसे पहले तो इसके मीनिंग को समझते हैं। रेजिंग फिक्स कॉस्ट कैपिटल, डेट और प्रेफरेंस कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज टू बी नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए एक बेसिक कंडीशन हम लोग जरूर देखते हैं कि जब भी आपका रिटर्न, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ग्रेटर देन होगा, किससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बोरोड कैपिटल और रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर से। तो हम हमारे लिए जो ये कंसेप्ट है वो बेनिफिशियल होता है। कंसेप्ट कहता क्या एक्चुअल में, कि जैसे जैसे आप डेट्स कैपिटल का इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, किसके साथ, इक्विटी कैपिटल के साथ, इक्विटी कैपिटल के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट पर शेयर है फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको आप बोलते हैं अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कब, जब आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से मान लीजिए 12% आपका रेट ऑफ रिटर्न है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है या 11% है या 9% है, राइट, 9% है, तो इन कंडीशंस के अंदर हमारा जो ईपीएस होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन कब तक ज्यादा होगा, जब तक कि ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ रिटर्न से क्या है, कम है। अगर ये इससे ज्यादा हो जाएगा तो ये सिचुएशन हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो आज के लिए हम अपना इतना ही रखेंगे और कल हम ट्रेड ऑन इक्विटी पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको आज का टॉपिक समझ में आया है तो मैं इस वीडियो को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने यूट्यूब चैनल को अब तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।